हेलो, वेलकम अगेन टू नेक्स्ट जेन नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम एक नई क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। नया टॉपिक है हमारा हाइपरटेंशन। तो सबसे पहले हम हाइपरटेंशन की डिफिनेशन कवर अप कर लेते हैं। तो हाइपरटेंशन का क्या मतलब होता है, सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। तो हाइपरटेंशन की अगर हम बात करें तो हाइपरटेंशन में क्या होता है, परसिस्टेंट परसिस्टेंट एलिवेशन इन बीपी। हमें ब्लड प्रेशर पे परसिस्टेंट एलिवेशन देखने को मिलता है सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। जो सिस्टोलिक की वैल्यू मिलती है जो परसिस्टेंट 140 mm ऑफ एच जी, डायस्टोलिक में 90 mm ऑफ एच जी। ये अगर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक में परसिस्टेंटली हमें एक एलिवेशन देखने को मिलता है, उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो इसमें हाइपरटेंशन में और कुछ मुख्य बातें हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो चर्चा करने वाली बात यह है कि सबसे पहले हम इसको मानते हैं साइलेंट किलर। इसको दूसरे नाम से कौन से नाम से जानते हैं? साइलेंट किलर। किस नाम से जानते हैं? साइलेंट। साइलेंट किलर के नाम से इसको क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये विदाउट पेन, विदाउट एनी काइंड ऑफ पेन ऑर्गन को डैमेज करता है। विदाउट एनी पेन हमारे वाइटल ऑर्गन्स को क्या करता है? डैमेज करता है। इसलिए हम इसको साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ हम क्या चीज इसमें देखने को मिलेगा, हमारा मेंस में कंडीशन ज्यादा देखने को मिलती है। किसमें? मेंस में कंडीशन ज्यादा मिलती है। ठीक है। और इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मेंस में ज्यादा कंडीशन, साथ साथ एक बहुत ही मोस्ट कॉमन पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। क्या है? मोस्ट कॉमन पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। और क्या होता है? रिस्क इंक्रीजेस विथ एज। जो हाइपरटेंशन का रिस्क है एज के साथ साथ क्या होता है? बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। और साथ ही साथ हम इसमें बात कर लेते हैं तो सेरिब्रल कोरोनरी एंड वस्कुलर डिजीज कंडीशन, पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज कंडीशन देखने को मिलता है। इन तीनों कंडीशन में कोई भी डिजीज कंडीशन होती है तो इसकी वजह से क्या देखने को मिलता है? हमें बीपी क्या देखने को मिलता है? एलिवेटेड देखने को मिलता है। बीपी क्या देखने को मिलता है? एलिवेटेड देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इस पे, जो है प्री हाइपरटेंशन। तो प्री हाइपरटेंशन क्या होता है इसको पहले जान लेते हैं। नॉर्मल बीपी हम कंसीडर करते हैं, सबसे पहले जानते हैं नॉर्मल बीपी कितना कंसीडर करते हैं? 120/80। 120 सिस्टोलिक और 80 क्या होता है? डायस्टोलिक। इसके बाद हम लोग प्री हाइपरटेंशन की बात कर लेते हैं। तो प्री हाइपरटेंशन में हमें देखने को मिलता है 120 से लेके 139 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, 80 से एवं 90 तक डायस्टोलिक देखने को मिलता है। इसके बीच में अगर वैल्यू आ रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्री हाइपरटेंशन। और इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं स्टेजेज ऑफ हाइपरटेंशन। क्या बात कर लेते हैं? स्टेजेज ऑफ हाइपरटेंशन। स्टेजेज ऑफ हाइपरटेंशन। हमें इसमें 3 स्टेज हाइपरटेंशन के देखने को मिलते हैं। तो तीनों स्टेज की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टेज 1, स्टेज सेकेंड, स्टेज थर्ड। स्टेज 1 की बात कर लें तो स्टेज 1 में हमें देखने को मिलता है सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दोनों की बात कर लेते हैं। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक।
तो सिस्टोलिक में अगर हम बात करें तो स्टेज 1 में हमें देखने को मिलेगा 140 से लेके 159 mm ऑफ Hg। इसमें 90 से लेके 99 डायस्टोलिक में। सेकेंड स्टेज में अगर हम बात कर लेते हैं तो सेकेंड स्टेज में हमें क्या देखने को मिलेगा 159 से 160 से 179 देखने को मिलेगा हमें, जो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और डायस्टोलिक की बात कर लेते हैं तो इसमें जो है 100 से 109 देखने को मिलेगा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। स्टेज थर्ड में अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें एबव 180 जो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मिलेगा, एबव 180। और डायस्टोलिक की बात कर लेते हैं तो डायस्टोलिक में हमें एबव 110 देखने को मिलेगा। इसमें हम 3 स्टेज की बात कर लेते हैं हाइपरटेंशन की। तो 3 स्टेज होते हैं, स्टेज 1, स्टेज सेकेंड, स्टेज थर्ड। स्टेज 1 में जो देखने को मिलता है हमें वैल्यू 140 से लेकर 159 mm ऑफ Hg सिस्टोलिक देखने को मिलता है और डायस्टोलिक 90 to 99 देखने को मिलता है। देन इसके बाद सेकेंड स्टेज में हमें जो है 160 से 179 जो है सिस्टोलिक देखने को मिलता है और डायस्टोलिक 100 to 109। इसके बाद थर्ड स्टेज की बात कर लेते हैं तो अबव 180 जो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है और 110 जो है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है। अब ब्लड प्रेशर किस पे डिपेंड करता है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ब्लड प्रेशर 2 चीजों पे डिपेंड करता है, सिस्टोलिक का अलग डिपेंड करता है और डायस्टोलिक अलग चीज पे डिपेंड करता है। तो उसको जान लेते हैं किस किस पे डिपेंड करेगा। नॉर्मल 120/80 मान लेते हैं, ये है डायस्टोलिक, ये है सिस्टोलिक। अब जो डायस्टोलिक है सीधा सीधा कार्डियक आउटपुट करता है और डायस्टोलिक किस पे करता है, टीपीआर। इसको बोलते हैं टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं, टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस। अब टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस की बात कर लेते हैं। टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस क्या होता है? टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस ऐसा रेसिस्टेंस होता है जो ब्लड सेल्स द्वारा ब्लड को रोकने के लिए लगाया जाता है या लगता है जो फोर्स, उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल रेसिस्टेंस। तो इसमें जो है हम लोग बात कर लेते हैं कार्डियक आउटपुट की। तो कार्डियक आउटपुट बेसिकली होता क्या है, कार्डियक आउटपुट जो है हम बात कर लें तो 1 मिनट में ब्लड जो है कितना पंप किया जा रहा है हार्ट द्वारा, उसको हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट अगर बढ़ा हुआ है जिसका मतलब ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन सा ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो सिस्टोलिक ब्लड, अगर कार्डियक आउटपुट बढ़ता है तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी हमें बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। सेम चीज अगर हम बात कर लेते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की, तो किस पे, टीपीआर, टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस अगर बढ़ा हुआ है। टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस बढ़ने का मतलब आर्टरी नैरो हो गई है, आर्टरी नैरो हो जाती है, इससे टीपीआर बढ़ता है। ठीक है, अगर टीपीआर बढ़ रहा है तो क्या होगा, टीपीआर की बढ़ने की वजह से क्या होगा, नैरोइंग होगी, नैरोइंग की वजह से टीपीआर बढ़ेगा, इसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है उसकी भी वैल्यू हमें क्या होगी, बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। तो इसमें टोटली 2 चीजों पर डिपेंड करता है, एक होता है कार्डियक आउटपुट जो कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को जो है घटाने और बढ़ाने में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, और जो है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की अगर बात कर लें टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस इसके लिए जिम्मेदार होता है। अगर टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस बढ़ा हुआ है तो बीपी भी जो है बढ़ेगा, अगर टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस घटा हुआ है तो उसमें बीपी हमें कम देखने को मिलेगा। तो इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इस पे, आगे बात कर लेते हैं इसके टाइप्स की। तो इसके टाइप्स की अगर हम बात करें तो टाइप्स इसके कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं टाइप्स। पहले 2 प्रकार के हम बेसिकली बात कर लेते हैं। तो इसमें एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी हाइपरटेंशन, प्राइमरी हाइपरटेंशन। हम प्राइमरी की बात कर लेते हैं। तो प्राइमरी में क्या होता है, विदाउट एनी डिजीज कंडीशन, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी डिजीज कंडीशन। बिना किसी डिजीज कंडीशन के इन्वॉल्वमेंट के अगर बीपी बढ़ रहा है तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी हाइपरटेंशन। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन किन किन चीजों की वजह से हो रहा है इसको देख लेते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं, सबसे पहले इसमें स्मोकिंग की वजह से हो रहा है, या फिर अल्कोहल ले रहा है पेशेंट ज्यादा अमाउंट में, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल,
फैट बहुत ज्यादा ले रहा है पेशेंट, फैट का अमाउंट ज्यादा है फूड में, इसकी वजह से हो रहा है। हाइपरलिपिडीमिया हो रहा है, हाइपरलिपिडीमिया की कंडीशन की वजह से हो रहा है। कैफीन बहुत ज्यादा ले रहा है, कैफीन का अमाउंट ज्यादा है। तो ये सारी कंडीशन जो हो रही है, स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया जो है, और बहुत ज्यादा कैफीन अमाउंट में लेना, या फिर बहुत ज्यादा फैट इंजेस्ट करना अमाउंट में, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे प्राइमरी हाइपरटेंशन। ये जितनी भी चीजें आ रही हैं इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं रेदर देन एनी डिजीज कंडीशन, बिना किसी अंडरलाइंग डिजीज कंडीशन के ये सारी चीजें अफेक्ट कर रही हैं, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे प्राइमरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या होता है, 90 से 95% लोगों में क्या होता है, प्राइमरी हाइपरटेंशन की शिकायत हमें देखने को मिलती है। 90 to 95% केसेस में हमें प्राइमरी हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन की अगर बात कर लेते हैं, तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन में हमें क्या देखने को मिलता है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन में जो है डिजीज कंडीशन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, डिजीज कंडीशन की वजह से होता है। जब डिजीज कंडीशन का इन्वॉल्वमेंट होता है बीपी को बढ़ाने में, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब सेकेंडरी हाइपरटेंशन की हम लोग बात कर लेते हैं, किन किन डिजीज कंडीशन की वजह से हो सकता है। तो इसमें हो सकता है रीनल फेलियर, क्या होगा, रीनल फेलियर होगा, सीएचएफ होगा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से हो सकता है। और किस वजह से हो सकता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, बहुत ज्यादा मेडिकेशन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन का यूज हो रहा है, इस वजह से हो सकता है। तो इन सारी कंडीशंस को हम क्या करेंगे, सेकेंडरी हाइपरटेंशन में इसको जो हम कंसीडर करेंगे। और सेकेंडरी हाइपरटेंशन में एक मेन बात होती है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन का कम करने का जो तरीका होता है, किसी भी डिजीज कंडीशन का ट्रीटमेंट कर दिया जाए और डिजीज कंडीशन को खत्म कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो एलिवेटेड बीपी होती है वो कम हो जाती है। और इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, इसमें एक और टाइप का होता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में हम उसको बोलते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। कौन सा हाइपरटेंशन बोलते हैं, व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। व्हाइट कोट हाइपरटेंशन क्या होता है, जब पेशेंट जो है बीपी रेट करने वाले के लिए जाता है, पेशेंट का क्या होता है, पेशेंट गया किसी डॉक्टर के पास या नर्स के पास, उस टाइम क्या होता है, पेशेंट को एंजाइटी होती है। जब उसका बीपी मेजर किया जाता है तो उस टाइम पेशेंट को एंजाइटी फील हो रही है, और उस एंजाइटी के चक्कर में क्या होता है, पेशेंट का जो बीपी होता है वो बढ़ा हुआ एलिवेटेड देखने को मिलता है। उस कंडीशन में जो मेजरमेंट होता है बीपी का वो बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, उसको हम क्या बोलेंगे, व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, ठीक है। एंजाइटी की वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, एंजाइटी की वजह से होता है। पेशेंट की जब बीपी को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, बीपी को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, किसके द्वारा, किसी भी हेल्थ प्रोफेशनल के द्वारा, हेल्थ प्रोफेशनल के द्वारा क्या होता है, मेजर किया जाता है। उस टाइम पेशेंट की एंजाइटी की वजह से बीपी बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। और इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसमें हाइपरटेंशन क्राइसिस की। तो हाइपरटेंशन क्राइसिस क्या होता है, हाइपरटेंशन क्राइसिस। तो हाइपरटेंशन क्राइसिस में हमें क्या देखने को मिलता है, बीपी का जो लेवल होता है, सिस्टोलिक बीपी जो होता है वो अबव 180 मिलता है, और डायस्टोलिक बीपी जो होता है अबव 120 देखने को मिलता है। इससे बढ़ के जब वैल्यू हमें मिलती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंसिव क्राइसिस। इसमें क्या होता है, मल्टीपल, बहुत सारे ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं, इतनी बीपी बढ़ने के बाद बहुत ज्यादा ऑर्गन फेलियर हो जाता है। इसको हम तुरंत ट्रीटमेंट करने के लिए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दे देते हैं। पेशेंट को क्या करते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आईवी रूट से चलवाना पड़ता है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशन बहुत ही बड़ी हो जाती है, क्योंकि बीपी का जो एलिवेशन होता है, एलिवेटिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जो रीडिंग देखने को मिलती है 180/120, ठीक है। तो इसमें जो है इसके ट्रीटमेंट के लिए तुरंत हम आईवी रूट के द्वारा क्या करते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का यूज करते हैं। और इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसमें जो है कुछ कॉजेज की। तो कॉजेज की अगर हम बात कर लें तो कॉजेज में हमें क्या देखने को मिलेगा, कॉजेज में हमें देखने को मिलेगा हेडेक, पेशेंट का सर बहुत ज्यादा दर्द करेगा, ठीक है। डिजीनेस देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर, ब्लड विजन देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर, फेंटिंग मिलेगी देखने को, और पेशेंट के अंदर यूरिनेशन जो है घट जाएगा, जिसको बोलते हैं हम यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट पेशेंट के अंदर क्या होगा, घटा हुआ मिलेगा। पेशेंट को वॉमिटिंग होगी हाइपरटेंशन की वजह से, नोजिया फील करेगा, नोजिएटेड, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ प्लस चेस्ट पेन देखने को मिलेगी, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होगा, ठीक है। तो विजन में डिस्टर्बेंस होगा, डिफिकल्टी होगी ब्रीथिंग में, चेस्ट पेन होगा पेशेंट को। तो ये सारी
जो साइन एंड सिम्टम होते हैं, ये सारे कुछ कॉमन साइन एंड सिम्टम होते हैं जो देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम साइन सिम्टम में सबसे पहले हम देखते हैं तो इसमें कोई साइन एंड सिम्टम इसमें देखने को नहीं मिलता, विदाउट एनी सिम्टम। इस डिजीज कंडीशन को हम क्या किस चीज में कंसीडर करते हैं? विदाउट एनी सिम्टम। यहां तक कि इसमें पेन भी नहीं होता है जो है। तो पहले तो सबसे इसका साइन एंड सिम्टम में इसका कोई साइन एंड सिम्टम नहीं देखने को मिलता है, लेकिन पहचानने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ साइन एंड सिम्टम को क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं। तो ये कंसीडर करने के लिए ये सारे साइन एंड सिम्टम है जिसको हम बीपी में कंसीडर करते हैं। तो इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट बीपी का अगर हम करते हैं तो दो तरीकों से मैनेजमेंट इसका कर सकते हैं। तो पहला मैनेजमेंट की अगर बात कर ले तो इसमें सबसे पहले गोल की बात कर लेते हैं। तो गोल क्या होता है? गोल इसका ये होगा कि रिड्यूस बीपी। बीपी को क्या करना है? रिड्यूस करना है। सबसे बड़ा गोल क्या होगा? ब्लड प्रेशर जो बढ़ा हुआ है उसको रिड्यूस करना है। अब रिड्यूस करने के तरीके हम देख लेते हैं। दो तरीके होते हैं। कौन कौन से तरीके होते हैं? दो तरीके। दो तरीकों में एक होता है पहला क्या? नॉन फार्माकोलॉजिकल। इसमें हम दो तरीके से देख लेते हैं। दो तरीके होते हैं। एक होता है नॉन फार्माकोलॉजिकल, दूसरा होता है फार्माकोलॉजिकल। अब दोनों को एक एक करके देख लेते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल क्या होता है? विदाउट यूज ऑफ मेडिकेशन। विदाउट यूज ऑफ मेडिकेशन। इसमें क्या होता है? यूज ऑफ मेडिकेशन। यूज ऑफ मेडिकेशन मतलब दवाओं का सहारा इसमें लेना पड़ता है। इसमें दवाओं का सहारा नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी जो कंडीशन होती है माइल्ड होती है, बहुत ही माइल्ड कंडीशन होती है, तो उसमें हमें फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? हमें नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट पे। क्योंकि हम दवा थोड़ा सा भी बीपी अगर माइल्ड कंडीशन में बढ़ेगा तो तुरंत तो हम पेशेंट को दवा दे नहीं देंगे। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कुछ करते हैं। और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कब देखने को मिलता है? जब बीपी का थोड़ा सा जो रीडिंग आती है बढ़ी हुई आती है, तो उस टाइम हम क्या करते हैं? फार्माकोलॉजिकल का सहारा लेते हैं, मतलब मेडिकेशन का सहारा लेते हैं बीपी को कम करने के लिए। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल में देख लेते हैं तो हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल में सबसे पहले क्या करते हैं? डाइट मॉडिफिकेशन करते हैं। डाइट मॉडिफिकेशन में क्या चीजें करेंगे? डाइट मॉडिफिकेशन। तो डाइट मॉडिफिकेशन में हम देखते हैं तो पेशेंट को क्या करना है? सबसे पहले साल्ट को रिस्ट्रिक्ट करना है। साल्ट रिस्ट्रिक्शन। साल्ट रिस्ट्रिक्शन में हम क्या चीज देखते हैं? जो टेबल स्पून साल्ट होता है, जो टेबल साल्ट जिसको हम बोलते हैं, इसको हमें कितना कर देना है? 4 से 6 ग्राम पर डे लेना है। कितना लेना है? 4 से 6 ग्राम पर डे। प्लस सोडियम कितना लेना है पेशेंट को? सोडियम का जो 2 ग्राम पर डे के हिसाब से लेना है। साल्ट में हम रिस्ट्रिक्ट करके साल्ट सिर्फ इतना देंगे। कितना देंगे? 4 से 6 ग्राम पर डे के हिसाब से देंगे टेबल साल्ट। और जो है सोडियम का अमाउंट कितना रखेंगे? 2 ग्राम पर डे रखेंगे। और इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसमें सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट की बात कर लेते हैं। तो इसको रिड्यूस करना है। तो सैचुरेटेड फैट जो है कम लेना है, कम अमाउंट में खाना है जिससे। और साथ ही साथ जो है अल्कोहल पेशेंट को नहीं लेना है। अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना है पेशेंट को। साथ ही साथ हम लोग बात कर लेते हैं तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है इसमें। और साथ ही साथ इसके हम बात कर लेते हैं अल्कोहल, साल्ट रिस्ट्रिक्शन हो गया, सैचुरेटेड फैट हो गया, ठीक है। एचडीएल का अमाउंट हम बढ़ा सकते हैं, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ये चीज अमाउंट बढ़ा सकते हैं। और पोटेशियम रिच डाइट हम नहीं देंगे पेशेंट को, कम कर देंगे। पोटेशियम रिच डाइट जो होगी वो थोड़ा सा कम कर देंगे, जो बीपी को कंट्रोल में रखेगी। और इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं डाइट मॉडिफिकेशन के बाद दूसरा होता है मेन चीज एक्सरसाइज। क्या होगा? एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज इसलिए जरूरी है क्योंकि एक्सरसाइज की वजह से क्या होता है? ओबेसिटी कम होती है। ओबेसिटी मतलब मोटापा कम होता है। तो मोटापा जब कम होगा तो जो कोलेस्ट्रॉल होगा, बैड कोलेस्ट्रॉल वो कम होगा। बैड कोलेस्ट्रॉल जब रिमूव होगा हमारी बॉडी से तो उस टाइम बीपी का जो बढ़ी हुई रीडिंग है वो कम देखने को मिलेगी। तो उससे हम घटा सकते हैं। किससे? एक्सरसाइज से घटा सकते हैं। एक्सरसाइज कितना करना है? 3 से 4 दिन जो है कम से कम एक्सरसाइज करना है वीक में। वीक में 3 से 4 दिन एक्सरसाइज करना है। तो इससे हमें क्या करना है? वेट लॉस रिड्यूस हो जाएगा। क्या होगा? वेट
वेट लॉस होगा। पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, वेट लॉस होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो है जो बैड फैट होंगे वो कम हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा, पेशेंट की बीपी में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी साथ ही साथ। और इसके बाद स्ट्रेस, तीसरा क्या होता है, स्ट्रेस। स्ट्रेस पे हमें ध्यान देना है। क्या होता है, स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, बीपी बढ़ जाता है। स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, बीपी बढ़ जाता है। जैसे हम किसी भी इन्वायरमेंट में ऐसे काम कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा काम का स्ट्रेस हो जाता है, बहुत ज्यादा जो है घर का स्ट्रेस हो जाता है, तो इसमें क्या करते हैं, स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करते हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि स्ट्रेस की कंडीशन में क्या होता है, बीपी में हमारा जो है इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि बॉडी मैकेनिज्म ऐसी है कि स्ट्रेस में बीपी जो है इंक्रीज कर देती है, हार्ट रेट इंक्रीज कर देती है, उसकी वजह से बीपी इंक्रीज हो जाता है। साथ ही इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जो है स्मोकिंग सीजेशन। स्मोकिंग सीजेशन, स्मोकिंग सीजेशन का क्या मतलब हो गया यहाँ पे, स्मोकिंग सीजेशन की बात कर लेते हैं। तो स्मोकिंग को क्या करना है, बिल्कुल रोक देना है। स्मोकिंग को रोकने का क्या मतलब हो गया कि स्मोकिंग की वजह से होता क्या, सबसे पहले जान लेते हैं। स्मोकिंग में पाया जाता है निकोटीन। सिगरेट्स में क्या पाया जाता है, निकोटीन। सिगरेट में क्या पाया जाता है, निकोटीन। अब निकोटीन क्या करता है, कैटाकोलामाइन को रिलीज करवाता है, कैटाकोलामाइन को रिलीज करवाता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें बीपी बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। तो क्या करना है, निकोटीन की मात्रा अगर हम कम कर देंगे तो कैटाकोलामाइन ज्यादा रिलीज नहीं होगा, जिसकी वजह से हार्ट रेट क्या होगा, कंट्रोल में रहेगा, डिक्रीज हो जाएगा, और बीपी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये चीज होगी निकोटीन सीजेशन की, या फिर कह लो स्मोकिंग सीजेशन। तो ये सारे के सारे जितने थे, ये 4 टाइप के। एक तो हम इसमें कर सकते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल में, सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो एक तो डाइट मॉडिफिकेशन हमने कर लिया, दूसरा स्ट्रेस हमने कम कर लिया पेशेंट का, ठीक है। और इसके बाद हमने जो है बात क्या कर ली, एक्सरसाइज करवा ली पेशेंट से। तो ये सारी चीजें किसमें आ गई, नॉन फार्माकोलॉजिकल में आ गया। तो हमने अब तक बात कर ली जो है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की। तो अब हम बात कर लेते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन के फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो जिसमें हम सबसे पहले दवा का जो यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं डायूरेटिक्स। कौन सी दवा, डायूरेटिक्स। अब डायूरेटिक्स क्या करता है, हमारा ऐसा एजेंट होता है, कैसा एजेंट होता है, जो कि क्या करता है, ऐसी दवा होती जो कि यूरिन आउटपुट को क्या करता है, बढ़ाता है। यूरिन आउटपुट को क्या करता है, बढ़ाता है। अब यूरिन आउटपुट कैसे बढ़ाता है, बाय एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड वाटर। जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा एंड बीपी। तो बीपी को कंट्रोल करने के लिए हम पहली दवा कौन सी यूज में लेते हैं, डायूरेटिक्स लेते हैं। तो डायूरेटिक्स में क्या देखने को मिलता है, यूरिन आउटपुट हमें बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, सोडियम और वाटर का एक्सक्रीशन ज्यादा देखने को मिलता है, और ब्लड वॉल्यूम जिसकी वजह से हमें क्या हो जाता है, कम देखने को मिलता है, और उसकी वजह से बीपी क्या हो जाती है, कंट्रोल में आ जाती है। तो एक तो पहली दवा ये काम में लेते हैं। दवा का नाम क्या हो सकता है, लेसिक्स, स्पाइरोलेक्टोन, स्पाइरोलेक्टोन। नेक्स्ट थायाजाइड्स भी यूज में लेते हैं। तो ये हो गए कुछ कॉमन दवाएं जो हम काम में लेते हैं एज ए डायूरेटिक। नेक्स्ट हम लोग बात कर लें डायूरेटिक के बाद, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं डायूरेटिक्स के बाद जो है कौन सी दवा हम काम में लेते हैं, तो बीटा ब्लॉकर। नेक्स्ट हम लोग काम में जो लेंगे क्या होगा, बीटा ब्लॉकर्स। अब बीटा ब्लॉकर्स का काम क्या होता है, सिंथेटिक एक्टिविटी को क्या करता है, सिंथेटिक एक्टिविटी को क्या करता है, ब्लॉक करने का काम करता है। कहां पे, हार्ट में जो भी सिंथेटिक एक्टिविटीज हो रही, कहां हो रही, हार्ट में जो भी सिंथेटिक एक्टिविटी हो रही है उसको क्या कर रहा है, बीटा रिसेप्टर क्या कर रहा है, ब्लॉक कर दे रहा है। ब्लॉक करने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे हार्ट रेट क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है, और ब्लड वेसल्स जो हो रही हो डायलेट हो जा रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो जा रहा है, बीपी कम हो जा रहा है। तो दूसरी दवा काम में लेते हैं
बीटा ब्लॉकर बोलते हैं। बीटा ब्लॉकर को काम में लेने से क्या इफेक्ट पड़ता है? इफेक्ट ये पड़ता है कि जो हमारा हार्ट होता है उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, एक्टिविटी को ब्लॉक करता है, और हार्ट रेट जिसकी वजह से कम होता है, और ब्लड वेसल डायलेट यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बीपी कम हो जाता है। तो दवा जो हम काम में लेते हैं वो दवा कौन सी हो सकती है? उसको हम लोग बोलते हैं लेबेटालॉल, लेबेटालॉल, एटेनोलॉल, इस टाइप की दवा हम काम में ले रहे हैं एज ए बीटा ब्लॉकर। देन इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं तीसरा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तीसरी दवा जो काम में लेते हैं कौन सी होती है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की बात कर लें तो क्या करता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर? कैल्शियम की एंट्री को रोक देता है, कैल्शियम एंट्री को क्या करता है? ब्लॉक करता है। ये कहां पे ब्लॉक करता है? स्मूथ मसल्स में। किसके स्मूथ मसल्स में? ब्लड वेसल्स के, ब्लड वेसल्स के और हार्ट में, ठीक है, हार्ट के मायोकार्डियम लेयर में। तो कैल्शियम की एंट्री ब्लॉक हो जाती है। अब कैल्शियम की एंट्री ब्लॉक होने की वजह से क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे कैल्शियम की एंट्री जब ब्लॉक हो जाएगी तो यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होगी डायलेट देखने को मिलेगी, साथ ही साथ हार्ट रेट यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? साथ ही साथ बीपी का कम होना यहाँ पे देखने को मिलता है। तो बीपी को कम करने के लिए कौन सी दवा हम काम में ले सकते हैं? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ले सकते हैं काम में। अगर दवा के नाम का जिक्र करें तो इसमें कौन कौन सी दवाएं आ सकती हैं? निफिडिपिन आ सकती है, निकार्डिपिन, तो हो गया कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की बात। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे एस इनहिबिटर की, एस इनहिबिटर। एस इनहिबिटर की बात करें तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग वन एंजाइम जो होता है उसको सेकेंड में कन्वर्ट होने से, फर्स्ट को क्या सेकेंड में कन्वर्ट होने से क्या करता है? ये एस इनहिबिटर क्या करता है? रोकता है, रोकने का काम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? वैसोडाइलेशन हमें देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? वैसोडाइलेशन, वैसोडाइलेशन, जिसकी वजह से बीपी क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। यही वजह होती है कि इसको हम जो है हाइपरटेंशन की कंडीशन में यूज करते हैं। और इसके बाद हम लोग बात कर लें तो दवा का नाम, कौन सा दवा इसमें आ जाता है? वर्माप्रिल आ जाएगी, कैप्टोप्रिल आ जाएगी। दिस टाइप की दवाएं हम यूज करते हैं किसमें? एस इनहिबिटर के फॉर्म में। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसके मैनेजमेंट में। तो नेक्स्ट कौन सी दवा काम में लेते हैं? वैसोडाइलेटर। कौन सी दवा काम में लेते हैं? वैसोडाइलेटर। वैसोडाइलेटर किस लिए काम में लेते हैं? ब्लड वेसल्स को डायलेट करने के लिए। ब्लड वेसल्स को क्या करना है? ऐसे एजेंट को हम किस लिए काम में लेते हैं? ब्लड वेसल्स को क्या करता है? ये डायलेट करता है। ब्लड वेसल्स को क्या करता है? डायलेट करता है। अब डायलेट करने की वजह से क्या होता है? ब्लड वॉल्यूम कम होता है। ब्लड वॉल्यूम के कम होने की वजह से क्या होता है? बीपी कम होती है। अब बीपी कम करना ही हमारा जो है मेन गोल था। तो बीपी जब कम हो जाती है तो हाइपरटेंशन की कंडीशन से हमें थोड़ी सी राहत मिलती है। तो ये थे ओवरऑल हमारे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, जिसमें कि हम दवाओं का सहारा ले रहे थे। तो कौन कौन सी दवा इसमें हमने देखी? तो सबसे पहले हमने डायूरेटिक देख लिया, डायूरेटिक के बाद हमने बीटा ब्लॉकर, इसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इसके बाद जो है एस इनहिबिटर, इसके बाद हमने लास्ट में बात कर ली वैसोडाइलेटर की। तो ये रहा ओवरऑल हाइपरटेंशन का जो है मैनेजमेंट, जो कि नॉन फार्माकोलॉजिकल था। और हम लोग बात कर लेते हैं इसमें जो है तो हाइपरटेंशन में हमें ये फार्माकोलॉजिकल नॉन फार्माकोलॉजिकल दोनों ही मैनेजमेंट हमने कर लिए हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।